कि हुई बहुत ही महंगी शराब कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। डिजिटल इंडिया का डिजिटल बजट, पहला डिजिटल बजट, आम आदमी का आम बजट 2021-22 का बजट। करते हैं विश्लेषण टॉक मेरे साथ। नमस्कार, मैं एडवोकेट समीर व्यास आर्वत लीगल सेल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आम आदमी का आम बजट 2021-22 की 10 जो अहम बातें हैं हम उन पे चर्चा करते हैं। पहली अहम बात जो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स रिटर्न में जो छूट हमको पिछले साल मिल रही थी वही सेम छूट इस साल भी मिलेगी। उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। मुझे जहाँ तक लगता है इसमें जो बदलाव नहीं हुआ है उसका कारण है कि लॉकडाउन के समय सरकार की आय और खर्चे में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। उसके बाद सरकार अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए आय में कटौती नहीं करना चाहती है, जैसा कि हम और आप भी अपने घर में करते हैं। बजट की दूसरी अहम बात 75 वर्ष के बुजुर्गों के लिए यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि उनको अब अपनी पेंशन और उससे होने वाली आय पर कतई रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। उनको इस रिटर्न से मुक्ति मिल चुकी है और उनको ना बैंक में चक्कर काटने हैं, ना किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन रखना है, ना ही ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना है किसी सीए के थ्रू। लेकिन इसमें एक जानने वाली महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ऑटोमेटिक आपकी पेंशन और उसके ब्याज पे जो रिटर्न बनता होगा उसको काट लेगी। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि यदि कोई बुजुर्ग जो 75 साल या 75 साल से ऊपर का है उसकी आय का स्रोत यदि कोई और है, यानी कि वो किसी व्यापार में इन्वॉल्व है या उसकी आय का स्रोत किसी भी तरीके से कोई और है, तो उसको रिटर्न भरना कंपलसरी होगा। सरकार का ये निर्णय बहुत ही अच्छा है। आम बजट 2021-22 की जो तीसरी और महत्वपूर्ण बात है बीमा के क्षेत्र में, बीमा कंपनियों का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है, जिससे कि अब बीमा कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बीमा कंपनियों अपने बीमा प्लानों को सस्ता करेंगी और अच्छा करेंगी, जिससे भारत के लोगों को बीमा का कवर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। भारत के मात्र 3.31% लोग बीमित हैं 135 करोड़ की जनता में, जो कि दुनिया की तुलना में बहुत कम है। दुनिया में इस मामले में 6.51% लोग बीमित हैं। तो ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम है जिसका फ़ायदा देश की जनता को मिलेगा। आम बजट 2021 की चौथी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई बैंक अपनी गलतियों की वजह से, गलत नीतियों की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से डूब जाता है, जैसे कि आपने यस बैंक के मामले में देखा, वो डूबने की कगार पर था और भारत सरकार ने उसको किसी तरीके से बचाया। तो बैंकों के डूबने पर जो राशि पहले 1 लाख रुपए मिलती थी उसके ग्राहकों को, जिनका पैसा उस बैंक में जमा होता था, उसको बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे कि यदि कोई बैंक डूब जाता है तो ग्राहकों को कम से कम 5 लाख रुपए मिले। सरकार की ये पहल ये दर्शाती है कि यस बैंक मामले के बाद ग्राहकों में डर कम करने के लिए सरकार ने ये पहल की है। ये पहल भी सो है, अच्छी है। यदि ऐसा होता है तो कम से कम 1 लाख की जगह 5 लाख रुपए मिलेंगे। आम बजट की जो पांचवी बात है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अहम है। वाहनों की उम्र
यानी कि आपके निजी वाहनों की उम्र को अब सीमित कर दिया गया है, यानी कि अब वो सड़कों पर केवल 20 साल तक चल पाएंगे। और व्यावसायिक वाहन यानी कि कमर्शियल व्हीकल्स, जिनमें आजकल पीली पट्टी होती है, वो वाहन सड़कों पर केवल 15 साल ही चल पाएंगे और इससे एक दिन भी ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। जैसे ही इनका समय पूरा होगा, सरकार इनको नष्ट कर स्क्रैपर के रूप में कर देगी। और इससे एक फायदा देश को ये होगा कि एक देश में एक नया व्यापार खड़ा होगा, उसको बढ़ावा मिलेगा। स्क्रैप का बहुत बड़ा बाजार, जिसका क्षेत्र 43,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। एचडीएफसी बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में चलने वाले 2,80,00,000 वाहन 2025 तक बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, नष्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। और इससे एक चीज और होगी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी। सरकार ने ये सोचकर इस तरीके का एक निर्णय लिया है। देखते हैं इस निर्णय में क्या होता है। इस साल जीडीपी किस तरीके से ऑटोमोबाइल सेक्टर के थ्रू बढ़ती है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या ग्रोथ होती है, क्योंकि नई गाड़ियां हम तभी खरीदेंगे जब हमारी पुरानी गाड़ियां नष्ट हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी और हमारे पास वो रहेंगी ही नहीं। आम बजट में बिजली कंपनियों को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, लेकिन आम नागरिक के लिए बहुत ही खुशखबरी की खबर है। आप यदि किसी बिजली कंपनी से हैं परेशान, आपके शहर में, आपके गांव में यदि 2 या 4 कंपनियां बिजली देती हैं, तो अभी तक वो एक पर्टिकुलर इलाके में बिजली देती थी, लेकिन सरकार ने इस नियम को खत्म कर पोर्टेबिलिटी यानी कि बिजली कंपनियों को बदलने का अधिकार आपको दिया है। यदि कोई बिजली कंपनी आपको परेशान करती है, आप उससे परेशान हैं, तो अब आप बिजली कंपनी मोबाइल की तरह पोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे बिजली कंपनियों में एक डर का माहौल पैदा होगा और वो अच्छी से अच्छी सुविधा देंगी ग्राहक खोने के डर से। आम बजट में 7वीं बात स्टार्टअप कंपनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों की टैक्स की छूट को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। सरकार की इसमें सोच ये रही है, जहां तक मुझे लगता है कि लॉकडाउन के समय काफ़ी कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा, काफ़ी स्टार्टअप्स बंद हो गए, तो सरकार उसको बढ़ावा देना चाहती है, जिससे कि रोजगार बढ़े, जीडीपी बढ़े देश की, और देश की इकोनॉमी गति में आए। अर्थव्यवस्था गति पकड़ेगी तो जीडीपी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो सरकार ने ये कि बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है, जिससे रोजगार भी बढ़ेंगे और देश को फायदा भी होगा। इस साल के आम बजट की एक नई और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सरकार अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए छोटे शहरों में सस्ते किराए की मेट्रो चलाने की योजना पर काम कर रही है। 10 लाख से आबादी वाले शहरों में मेट्रो की सुविधा दी जाएगी, जिसका किराया अन्य की तुलना में कम होगा। सरकार इनडायरेक्टली में ये कहना चाहती है कि अब आप अपने निजी वाहनों को छोड़ें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जिससे कि प्रदूषण में कमी आएगी। और आए दिन बड़े बड़े जो जाम लगते हैं बड़े बड़े शहरों में या छोटे छोटे शहरों में भी अब जाम लगने लगे हैं, वहाँ पर जाम की समस्या से आपको निजात मिलेगी और आप अपने गंतव्य पर समय पर पहुँच सकेंगे। तो सरकार की ये पहल भी बहुत ही अच्छी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देकर परिवहन को एक नई गति दी जाएगी। आम बजट 2021 में एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ी गई है। यदि इनकम टैक्स चोरी के मामले में कोई केस चल रहा है कोर्ट में, तो उसकी अवधि को घटाकर 3 साल कर दिया गया है, जो कि 6 साल हुआ करती थी। लेकिन ये अवधि घटाना इनकम टैक्स के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो मामले वो 6 साल में निपटाती थी, अब उसको 3 साल में निपटाने होंगे। लेकिन इससे एक फ़ायदा ये होगा कि कोर्ट में मामलों की पेंडेंसी कम होगी। लेकिन ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही परेशानी की बात हो गई है, बहुत ही दबाव होगा इस बात का कि उनको 3 साल के अंदर ही केस करना होगा ख़त्म उस अपराधी के खिलाफ, वरना उसके बाद वो किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। आम बजट 2021 की मुझे जो लगती है अब तक की सबसे बेहतरीन और अच्छी बात, वो है ये 10वीं बात कि पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक
प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर भारत सरकार 100 सैनिक स्कूलों को खोलने का ऐलान कर चुकी है। एनजीओ की मदद से ये काम पूर्ण किया जाएगा और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो माँ बाप सैनिक स्कूल में कम फीस पर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का एक बहुत ही अच्छा काम सरकार ने किया है। सैनिक स्कूल जो होते हैं देश के बहुत ही अच्छे टॉप स्कूलों में माने जाते हैं और बहुत ही सस्ते स्कूल होते हैं पब्लिक स्कूलों की तुलना में। तो ये आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब उनके बच्चे भी कम पैसे में अच्छी जगह पढ़ पाएंगे और उनको अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने का मौका मिलेगा। सैनिक स्कूल की बात जिस तरीके से आम बजट में सरकार ने रखी है, तो मुझे जो लगता है कि सैनिक स्कूल के थ्रू सरकार एक रिजर्व आर्मी इजराइल की तरह अपने देश में भी खड़ी करनी चाहती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इजराइल में 80 लाख की आबादी है और वहाँ पर जितने भी बालिग लोग हैं सबको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है कि यदि कभी ज़रूरत पड़े तो उनको एट ए टाइम पर युद्ध के समय यूज़ किया जा सके। जैसा कि आपने आज से कई साल पहले सुना होगा 1999 में कारगिल युद्ध के समय जब देश के सैनिक लगातार शहीद हो रहे थे तो सरकार ने एकदम से बहुत सारी भर्तियां निकाली थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि भर्तियां तो निकाल दी, अब आदमी को उस टाइम पर इतना कम समय था कि ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी और उतनी परफेक्ट ट्रेनिंग सरकार उससे कम समय में नहीं दे सकती थी। तो सैनिक स्कूल अगर इस तरीके से काम करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा देश के लिए, देश की जनता के लिए, और इससे विदेशों में एक नया भारत बनने का मैसेज जाएगा। सरकार की ये पहल बहुत ही अच्छी है। मैंने अपने वीडियो में शुरू होने से पहले एक गाना गाया था, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि क्या महंगा और क्या सस्ता हुआ है, कैसे पड़ेगा आम आदमी की जेब पे असर। बात करते हैं कृषि की। आप तो आजकल सुन ही रहे होंगे कि कृषि के मामले में कितना हंगामा मचा हुआ, किसानों ने आंदोलन कर रखा है। आपको ये बात जानकारी अच्छे से होगी क्योंकि ये मामला पिछले 3 महीने से चल रहा है। तो सरकार ने अब अपना एक नए तरह का सेस यानी कि टैक्स लागू किया है, जो कि ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। इस सेस के तहत सरकार ने कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया है, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से ये आपकी जेब पर हल्का पड़ेगा या भारी पड़ेगा। सरकार ने सोने चांदी पर 2.5% सेस की घोषणा की है। सरकार ने शराब पर 100% टैक्स की घोषणा की है और सरकार ने मसूर की दाल पर 20% सेस लगाने की घोषणा की है। काबुली चने पर 30% सेस लगाने की घोषणा की है। पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर सेस लगाया जाएगा और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर सेस लगाया जाएगा। इसका भार आपकी जेब पर सीधा सीधा पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। तो सीधी सी बात है, इसका असर हमारे रोज की ज़िंदगी में पड़ना ही पड़ना है। लेकिन इसकी एक अच्छी बात यह है कि जिससे जो पैसा आएगा वो कृषि में लगाया जाएगा, कृषि के उत्थान में लगाया जाएगा कि कृषि को हमारे देश में किस तरीके से और डेवलप किया जा सके। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तभी हम भी बढ़ पाएंगे। विकास हमारे साथ साथ बढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। और कभी कभी सरकार की मजबूरी भी होती है इस तरीके के निर्णय लेने की। मैं इस बात को आपको विश्लेषण करके बताता हूँ क्यों। इनकम टैक्स, हमारे देश में इनकम टैक्स 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट इनकम टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट इनकम टैक्स। डायरेक्ट इनकम टैक्स में वो चीज़ें आती हैं जैसे कि एक सैलरीड पर्सन है, उसकी तनख्वाह आ रही है तो वहाँ से टैक्स कट के सरकार के खाते में पहुँच जाता है, और व्यापार में जो आय होती है उससे जो टैक्स आता है उसको भी इनकम टैक्स में ही शामिल किया जाता है। और दूसरा है इनडायरेक्ट इनकम टैक्स।
इनडायरेक्ट इनकम टैक्स में वो चीज़ें आती हैं जैसे कि जीएसटी हो गया। अब जीएसटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ पे जीएसटी अलग है और सर्विस टैक्स पे जीएसटी अलग है। तो जीएसटी में जो भी है, हम जैसे कोई भी सामान खरीदते हैं या कोई भी सेवा यूज़ करते हैं तो वो जीएसटी के अंतर्गत आती है। अब हमारे देश में 135 करोड़ की जनता में कितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में मात्र 6.5 करोड़ लोग 2020 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी टैक्स भरता होगा, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जीरो इनकम टैक्स भरते होंगे, वो केवल उतनी ही आय का इनकम टैक्स भरते होंगे जिस पर सरकार ने छूट दे रखी है। और ये आंकड़ा 2014 की अपेक्षा बढ़ा है। 2014 में मात्र 3 करोड़ 31 लाख लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे। जरूरी नहीं है कि वो सारे लोग इनकम टैक्स भरते थे। 135 करोड़ का देश और उसमें इनकम टैक्स भरने वाले लोग कितने कम। तो सरकार को ऐसे निर्णय इसलिए लेने पड़ते हैं। इनडायरेक्ट इनकम टैक्स क्या होता है, हम जो भी वस्तु बाजार से खरीदते हैं, आटा, दाल, चावल, चीनी, पेन, जो भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का सामान खरीदते हैं, उस सामान पर एक निर्धारित टैक्स लगता है। वो टैक्स सरकार के खाते में जाता है, जिससे सरकार हमें विभिन्न योजनाओं का लाभ देती है। अब आप देखिए कि हमारे देश में इतनी बड़ी जनता और इनकम टैक्स जो डायरेक्ट है उसको देने वाले लोग कितने कम हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में इतने लोग टैक्स देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारी आय इतनी है ही नहीं, हम किस बात पर इनकम टैक्स भरें, हम तो बहुत कम कमाते हैं, हम बहुत गरीब हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, हमारे देश में कोई पान वाला है, कोई पान की थड़ी वाला है, कमाता नहीं है। अगर इनके घर का विश्लेषण किया जाए तो देखा जाए इनके घर में हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनके घर में एसी होगा, इनके घर में फ्रिज होगा, इनके घर में पंखे होंगे, इनके घर में कूलर होंगे, मतलब इनके पास सारी सुविधाएं होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है, इनके घर में वॉशिंग मशीन होगी, लेकिन ये टैक्स नहीं भरते। अगर ये चीज़ें इनके पास हैं, अगर इनके पास कार है, तो ये कहाँ से आई, ये भी तो एक देखने वाली बात है। मेरा तो बस इतना कहना है कि यदि देश बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, क्योंकि जो टैक्स का पैसा हमारे पास से जाता है सरकार के पास, तो सरकार से हमें वापस मिलता है और इस सरकार में हमें बहुत अच्छी तरीके से वापस मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। बिजली की मामले में देखिए आप, कितनी सुविधाएं हो गई हैं। बिजली अब बहुत ही कम जाती है, गांव में देख लीजिए आप, शहरों में देख लीजिए, बिजली कटौती कितनी कम हो गई है। तो सरकार हमें तभी देगी जब हम उसको कुछ देंगे। तो मेरा तो इतना निवेदन है, यदि आप सक्षम हैं टैक्स भरने के लिए तो टैक्स जरूर भरिए, जिससे हम सरकार की मदद कर सके और वो हमें एक विकसित देश की तरफ ले जाए। आपको ये मेरा विश्लेषण टॉक कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलूंगा जल्दी ही मैं आपको आपके नए कानूनी अधिकार के साथ, और इसी तरह के विश्लेषण मैं करता रहूंगा आपके लिए, जिससे कि आप इसको आसान भाषा में समझ सकें। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय महाकाल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मित्रों।